बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की क्लास में हम डेडलॉक को स्टडी करेंगे। डेडलॉक क्या होता है, किस तरह अकर होता है, इसको हम किस तरह ख़त्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो चलो जाते हैं आज की एजेंडास को डिस्कस करते हैं कि हमारा एजेंडा फॉर टुडे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारे पास जो है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाला चैप्टर है। उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको थोड़ी सी ज़रा ओवर व्यू करेंगे। इसके बाद मोनेटर क्या होता है, डाइनिंग फिलोसफीज क्या होती है, एंड इसके बाद फिर हम डेडलॉक को स्टार्ट करते हैं कि डेडलॉक होता क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंड जो डेडलॉक हैंडलिंग है या डेडलॉक प्रिवेंशंस है ये क्या होते हैं, किस तरह आते हैं, एंड फिर लास्ट में हम आज के इस लेक्चर्स की फिर रिकेप को करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एंड रिव्यू करते हैं लेक्चर नंबर 25 की मेन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस की, जिसमें हमने उसकी चैप्टर के लास्ट में हम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को स्टडी किया था। ये हमारे पास क्या होता है, तो जिस पाइप फिलोसफर सीटेड अराउंड द डाइनिंग टेबल होती है, जो एक मतलब ये तो बाकी चीज़ें तो आप लोगों को आई थिंक आती होगी, जिसमें क्या होते हैं कि हर प्लेट में फूड जो है ना फ्रंट में होता है हर एक का। तो अब जो ये टेबल है, हर एक फेयर ऑफ फिलोसफर जो है सिंगल मतलब हर किसी के सामने जो है सिंगल चॉपस्टिक पड़ा होता है। तो फिर कौन सी वाली चॉपस्टिक को किस टाइम यूज़ करता है, तो ये सारी चीज़ें आपने लोगों ने डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में स्टडी किए थे। तो इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसमें क्रिटिकल रीजन एंड मोनीटर। अब हमारे पास मोनीटर क्या होता है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। अभी हम थोड़ा सा ज़रा बस खुलासा करेंगे एंड अपनी आज की लेक्चर की तरफ जाएंगे। अच्छा, डाइनिंग फिलोसफर का जो एग्ज़ाम्पल है, उसका जो एल्गोरिथम्स है, आप देख सकते हैं मॉनिटर डीपी स्टार्ट करते हैं बॉडी को एनम एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर थिंकिंग कामा हैंग्री कामा ईटिंग एंड स्टेज 5। समझ आ रही है? यही बात है कि आपके पास जो है 5 स्टेज मतलब एक टेबल है, एक टेबल पर आपके पास जो है 5 प्लेट्स हैं, सही है। ये उसके लिए एल्गोरिथम है। तो मतलब लोग जो है ना बहुत भूखे हैं और सोच रहे हैं कि वो खाने के लिए क्या वो कर ले, लेकिन उसके सामने जो है ना 5 प्लेट पड़े हैं और हर प्लेट के साथ एक एक जो है ना उसका जो चॉपस्टिक होता है वो पड़ा होता है। तो ज़रा कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशन में क्या है कि सिल्क पाइप है एंड वाइड पिक ऑफ इंटीजर आई, क्या है कि फॉलोइंग स्लाइड को करेगा, वाइड पुट डाउन इंटीजर आई फॉलोइंग स्लाइड्स को करेगा, एंड वाइड ट्रेस इंटीजर आई फॉलोइंग स्लाइड। तो वाइड इंटीजर फंक्शन आएगा एंड यहाँ पर हम एक फॉर लूप को यूज़ करेंगे कि इंटीजर आई इक्वल है 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। मीन हमारा स्टार्ट हम जो करेंगे 0 से करेंगे और टोटल जितने प्लेट्स हमारे पास है वो 5 है, 5 प्लेट्स है एंड 5 हमारे पास चॉपस्टिक्स हैं। एंड फिर हम एक एक को मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। तो स्टेट आई इक्वल है थिंकिंग, जो वो सेगा उसके साथ मतलब ये सहा आ जाएगा। तो इसको हमने क्लोज करेंगे ये फॉर लूप वाला बॉडी, एंड इसके बाद हम जो मॉनिटर डीपी की जो बॉडी है उसको भी क्लोज करेंगे। तो हमारे ये एल्गोरिथम जो है ना, जो डाइनिंग फिलोसफर है, ये इसी मेथड के थ्रू काम करता है।
डाइनिंग फिलोसफर में फिर वाइड पिक ऑफ इंटीजर आई, जिसमें हमने स्टेट आई इक्वल है हंग्री एंड टेस्ट आई, या अगर यहाँ पर स्टेट आई नॉट इक्वल टू ईटिंग तो सिर्फ आई डॉट वेट। तो फिर अगर कोई नहीं खा रहा तो फिर वो वेट करेगा। समझ आ रही है? मतलब एक चम्मच है जो कि एक शख्स यूज़ कर रहा है लेकिन दूसरा शख्स वेट कर रहा है कि मैं उसको यूज़ करूँगी, तो मीन ये है कि एक तो खा रहा है तो दूसरा जो है ना वहाँ पर वेट करेगा। अच्छा, वाइट पुट डाउन में क्या है कि इंटीजर आई तो स्टेट आई इक्वल है थिंकिंग, जो सोची जाएगा कि टेस्ट लेफ्ट एंड राइट, मतलब उस एक प्लेट है उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों चम्मच है, सही है, तो मीन वो लेफ्ट चम्मच को उठाता है राइट को उठाता है, या नेबर में किसी का वो लिप्स जो है चिपस्टिक को उठा के वो अपने लिए नाश्ता करता है, तो वो उसके लिए जो टेस्ट क्या है आई प्लस 4, सही है, एंड पर्सन 5 एंड टेस्ट आई प्लस 1 पर्सन 5। तो इस टेक्निक के थ्रू ये डाइनिंग फिलॉसफी काम करता है। वाइट्स टेस्ट इंटीजर आई ए स्टेट आई प्लस 4 person 5 not equal eating, and person sign state I equal hungry, and person sign state I plus 1 not equal eating। सही है, तो ये इसमें क्या है कि अगर जो है I plus 1 I plus 4 person 5 नहीं खा रहा है, या एंड हमारे पास यहाँ यूज़ हुआ है, मीन के ये दोनों चीज़ों को मतलब यहाँ पर चेक करते हैं कि स्टेट आई इक्वल है हंग्री, और स्टेट जो है ना आई प्लस 1 नहीं भी खा रहा, तो उसके लिए पे स्टेट आई इक्वल है ईटिंग सेल्फ आई डॉट सिग्नल। अच्छा, ये तो हमारे पास पिछला चैप्टर की थोड़ी सी खुलासा थी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें स्टडी की थी, बस जस्ट हमने यही सेमाफोर को स्टडी किया था, टेक्निक्स को स्टडी किया था, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम एंड इसमें मैनेटर में किस तरह काम करते हैं इसको हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे पास है डेडलॉक का। डेडलॉक क्या होता है, इसका प्रॉब्लम किस तरह आकर होता है, एंड कहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो जिस तरह आपको पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं, compete होते हैं रिसोर्स के लिए, सही है, कंपटीशन में होते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास जहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस है वो वेट करते हैं एक रिसोर्स के लिए जो कि ऑलरेडी किसी और के प्रोसेस मतलब किसी और प्रोसेस के साथ इंगेज है, तो फिर वो जो है ना वेट कर रहा है किसी और के लिए, तो इस किस्म का जो सिचुएशन है उसको हम डेडलॉक कहते हैं। समझ आ रही है? इस सारी चीज़ों को मैं ज़रा आपको डिटेल में करूँगी, तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना कि मीन आप समझेंगे कि मतलब ये तो हमने बहुत कम कराया। तो हमारे पास जो है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ए सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in a set। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस जो है कंटिन्यू है और वो जो है ना बहुत सारे ब्लॉक प्रोसेसेस का एक कलेक्शन है जिसमें हम एक रिसोर्स के लिए मतलब कोई प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस जो है ना जो रिसोर्स को के लिए वेट करता है तो वो मतलब उसके लिए होल्डिंग करता है और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और रिसोर्स क्या वेट कर रहा है, मीन किसी और जगह पर इंगेज है, सही है। मतलब एक प्रोसेस हर रिसोर्स के लिए होल्ड करता है और वो वेट भी करता है जब तक वो रिसोर्स वहाँ से आज़ाद हो जाए तो मैं इसको कोई प्रोसेस दूंगी और ये इस पर काम करेंगे। तो जब आप एक प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए वेट करते हैं और वो किसी और जगह इंगेज है, इस तरह उससे आगे जो दूसरा प्रोसेस है वो जो है ना
किसी और जगह इंगेज है और ये वाला उनका वेट कर रहा है। तो इस तरह जब आप इस तरह सिचुएशन में होंगे तो वो हमारे पास डेडलॉक कहलाता है, डेडलॉक प्रॉब्लम कहलाता है। तो हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम जो फाइनाइट सिर्फ बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हमारे पास मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट ऑफ द प्रोसेस जो है ना, हमें ज़रूरत होती है इन रिसोर्सेज की कि ये प्रोसेस जो है ना क्या करेगा, चाहेगा कि वो यूज़ कर ले इन रिसोर्सेज में से कुछ, कि वो इनके लिए रिक्वेस्ट कर ले और अपनी प्रोसेस को, अपने इस रिसोर्सेज को यूज़ करके मतलब कुछ को प्रोसेस करें। लेकिन अगर ये प्रोसेस क्या है, अगर प्री है, तब अगर ये प्रोसेस जो है ना इसको हासिल करना चाहते हैं, अगर ये प्री है, तब अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ इंगेज है तो फिर ये हमारे पास डेडलॉक क्रिएट करेगा। तो ये अगर दूसरे के साथ है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मतलब वो उससे फ्री होंगे तभी हम जो है ना इसको फिर यूज़ करेंगे। तो आप इस डेडलॉक का सही तरीके से ज़रा डिफिनीशन करेंगे सिंपल अल्फाज में। तो हमारे पास क्या होता है कि ए सेट ऑफ प्रोसेसेस डेडलॉक में के क्या होते हैं, जब वो स्टेट करते हैं हर एक प्रोसेस इस सेट में वेट करेगा एक इवेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी केस होता है या ऑलरेडी इंगेज होते हैं बाय अदर प्रोसेस इन द सेट। तो इस किस्म के सिचुएशंस को हम डेडलॉक कहते हैं। यहाँ पर हम सपोज करेंगे टू टाइप ड्राइव एंड टू प्रोसेसेस को, समझ आ रही है, दो रिसोर्सेज को एंड दो प्रोसेसेस को हम यहाँ पर लेंगे। हर प्रोसेस जो है वो एक टाइम में मतलब एक ड्राइव जो है ना मीन एक रिसोर्स को प्रोसेस करेगा, लेकिन दोनों जो है ना आपको ज़रूरत है कि दोनों जो टेप ड्राइव है या जो रिसोर्सेस हैं मैं उसको क्या कर लूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लूँ। लेकिन आपको भी पता है कि एक टाइम में हम एक करेंगे तो किस तरह एक प्रोसेस तो होगा लेकिन दूसरा उसके लिए फिर वेट करेगा। जब तक जो एक कंप्लीट नहीं होता, ये एक टैप ड्राइव का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो दूसरा वेट करेगा। तो ये जो है ना नहीं फिर होगा क्या कि आप जो है ना वेट करेंगे सेम थिंग्स के लिए। इस किस्म के सिचुएशंस को हम डेडलॉक कहते हैं। ये डेडलॉक के हमारे पास डिफरेंस एग्जाम्पल भी हैं। आप देख सकते हैं एक सिस्टम है जो दो टैप ड्राइव है, एक है P1, दूसरा है प्रोसेस जो हमारे पास है, दो प्रोसेस है, दो टाइप ड्राइव है, मीन दो रिसोर्सेस है एंड दो प्रोसेस है। प्रोसेस का एक का नाम है P1, दूसरे का नाम है P2, और जो होल्ड है एक और टैप ड्राइव एंड ईच नीड टू अनदर वन। सही है। तो आप ज़रा इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक सेमाफोर का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं और मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दे दूँगी। तो सेमाफोर के एग्जाम्पल में क्या था कि ए एंड बी हमारे पास जो है और इसमें हमारे पास इनिशियलाइज टू 1 हम करेंगे। तो यहाँ देख लें कि प्रोसेस 0 पर वेट करेगा ए, सही है, एंड इस तरह प्रोसेस 1 पर भी वेट करेगा बी। इसी तरह जब वो ए वाला कंप्लीट हो जाएगा, सही है, तो फिर वो बी की बारी आएंगे तो उस तक जो वेट करेगा बी एंड इस तरह वेट करेगा ए। सही है। अच्छा, यहाँ पर सिग्नल्स का भी ज़रा वो है कि ये हमारे पास एक प्रोसेस जो है ना P0 है, दूसरा हमारे पास P1 है, और यहाँ पर जो रिसोर्सेज यहाँ पर है सिग्नल ए एंड सिग्नल बी। आप देख सकते हैं चूँकि जो प्रोसेस 0 है इसने रिक्वेस्ट किए हैं सिग्नल ए को, जो कि ऑलरेडी प्रोसेस P1 जो है ना ये इसको प्रोसेस करवा रहा है। सही है। जबकि P1 जो है ना इस रिसोर्स के लिए वो कर रहा है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एंगेज है, बिजी है। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे दूँ। जिस तरह आप जो है ट्रैफिक में जो फिगर होती है, ट्रैफिक जो डेडलॉक वहाँ पर जो अकर होती हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा कि जो डेडलॉक हर चीज़ में जो कार जिस तरह
और वो लेफ्ट साइड से भी आ रहे, राइट साइड से भी आ रहे, मीन हर अपोजिट डायरेक्शन में ये गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और दरमियान में इस तरह कोई रूल वगैरह नहीं होता, तो आप फिर देखते हैं कि वो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सिंगल रोड पर हो, डबल रोड पर भी जो दरमियान में जो चौक होता है तो वहाँ पर भी वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, एंड इस तरह ये डेडलॉक से बचने के लिए कुछ ना कुछ वो खिदमत सरंजाम करते हैं। तो इस तरह है कि जिस तरह एक डबल रोड है या सिंगल रोड है, और लेकिन वो भी चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वो जो दरमियान में चौक होता है उसमें जो पुलिस वाले होते हैं वो बारी बारी जो है ना लोगों को आने जाने देते हैं। क्यों? ताकि ये डेडलॉक अगर ना हो। अगर यहाँ पर पुलिस वाले नहीं होते तो बस हर किसी की अपनी मर्जी होती, हर कोई जल्दी जाता और इसकी पाबंदी भी नहीं करते कि मतलब आगे से कोई गाड़ी आ रही है या लेफ्ट से आ रही है और डायरेक्ट अपनी सड़क को क्रॉस करते, तो इस तरह पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ दूसरा भी एग्जांपल भी है कि मतलब जिस तरह एक दो ट्रेन होते हैं और वो क्रॉस करते हैं एक पटरी को, तो ये तो उसमें भी अगर इस तरह रूल्स का ख्याल ना रखा जाए तो फिर वो भी क्या कहते हैं एक्सीडेंट का खतरा होता है। यहाँ पर आपको भी मैंने टेप ड्राइव एंड प्रिंटर का वो प्रूफ दे दिया। तो हमारे पास इस तरह एक प्रोसेस है, ए है जो रिक्वेस्ट करेगा प्रिंटर को और इसको हासिल करेगा, फिर दूसरा प्रोसेस है जो रिक्वेस्ट करेगा इस टेप ड्राइव के, जबकि ये ऑलरेडी इस एक ने मतलब बिजी किया होता है। जब उस तक उस ए का काम नहीं करता तो फिर उसका करने के बाद फिर बी के लिए वो काम करेगा। तो अगर ये सारा जो है ना हमारे पास क्या है कि जब दोनों प्रोसेसेस वेट करेंगे एक दूसरे के लिए, जब तक वो रिड्यूस हो जाए वो प्रोसेस जो है ना वो रिसोर्स फ्री हो जाए, ठीक है, तो इस किस्म के सिचुएशंस को हम डेडलॉक कहते हैं। सही है। अब डेडलॉक के जो हमारे पास जो है जो डेडलॉक के जो हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं उसमें हमारे पास डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर हंग्री एट द सेम टाइम अच्छा, डेडलॉक प्रॉब्लम में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम। जितने भी सारे हैं फिलोसफर्स बिकम होंगे हंग्री होंगे एट द सेम टाइम, तो वो फिक करेंगे चॉपस्टिक्स को ऑन दियर राइट एंड वेट करेगा गेटिंग द चॉपस्टिक ऑन दियर लेफ्ट। समझ आ रही ना? मतलब आप तो नॉर्मल होंगे, मतलब फिर एक ही चॉपस्टिक से आपका काम चलेगा। आप चाहते कि मैं दोनों हाथों से कर लूँ, दोनों जो है चॉपस्टिक को यूज़ कर लो, तो फिर इस सिचुएशन में मतलब आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं और इस तरह करेंगे तो जो कि आप एक चॉपस्टिक तो आपके प्लेट का है ना, लेकिन दूसरा जो है ना वो तो किसी और का होगा, तो आप फिर इस तरह करेंगे कि मीन के उससे वो फ्री होगा तभी आप उसको यूज़ करेंगे। सही है। तो पिकअप द करेंगे चॉपस्टिक ऑन द राइट साइड, तो आप उठाओगे वो तो आपका अपना है, लेकिन जो फिर जो दूसरे साइड पर जो चॉपस्टिक है उसके लिए आप फिर वेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हाँ है हमारे पास ब्रिज क्रॉसिंग एग्जाम्पल भी है जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस तरह रियल टाइप्स के जो एग्जाम्पल है उसके लिए करिए, ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड होते हैं। तो ब्रिज क्रॉसिंग एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन में जाते हैं और हर सेक्शन ऑफ द ब्रिज जो है ना वो व्यू करेगा ऑफ एज ए रिसोर्स। सही है। तो देख ले आप जिस तरह गाड़ियाँ तो इस तरफ से हर तरफ से आती है ना, लेकिन जब यह इस पॉइंट पर आते हैं तो फिर जब ये वाला सिचुएशन होगा ये इसको हम कहते हैं डेडलॉक। तो क्या है कि फिर यहाँ पर अगर बारी बारी से आ जाए कि एक तरफ से चंद गाड़ियाँ इस तरफ से जाएंगी और चंद गाड़ियाँ इस तरफ से एक टाइम में जाएगी, तो फिर ये डेडलॉक वाला इशू नहीं होगा। अच्छा, अगर डेडलॉक हमारे पास इस दौरान अकर हो गए तो आप देखेंगे कि रिजोल्व हम इसको किस तरह करेंगे कि एक गाड़ी जो है ना हम इसको बैक करेंगे, प्रेम्प्ट करेंगे रिसोर्स, तो एंड रोल वर्क करेंगे। मतलब अब इस गाड़ी को मतलब ये ऐसे होगा, या तो ये गाड़ी इस तरह पीछे जाएगी, सही है, या ये गाड़ी तभी होगा। अगर ये दोनों
पीछे नहीं जाती, मतलब अपनी जगह पर फिर कायम रहेगी एंड कुछ भी इसकी सोल्यूशन नहीं होगी। तो ये अगर हो थोड़ा सा ज़रा वो कर ले और पीछे जाए तो फिर इससे ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। तो सिवियर कार में हैव टू बी बैक ऑफ ए डेडलॉक अकर, तो स्टारवेशन हमारे पास फिर यहाँ पर पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है सिस्टम मॉडल है। सिस्टम मॉडल में मीन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि रिसोर्स टाइप हैं। जिस तरह रिसोर्स टाइप में हमारे पास उसको हमने R1 R2 R2 RM तक नाम हम इसको रिसोर्स टाइप्स को दे सकते हैं। और रिसोर्सेज का मतलब ये होता है जिस तरह CPU साइकिल होते हैं, मेमोरी स्पेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये सारे प्रिंटर होते हैं, टाइप होते हैं, ये सारे हमारे पास रिसोर्स होते हैं। और फिर हर रिसोर्स टाइप जो है ना RI मीन आई में मतलब वो 1 2 3 4 अप टू इस सारे WI तक इंस्टेंट होते हैं। और फिर जो हर प्रोसेस होता है ये यूटिलाइज होता है एक रिसोर्स के, जिस तरह क्या करेगा ये प्रोसेस के मीन रिक्वेस्ट करेगा और उसको यूज़ करेगा, और फिर जब यूज़ करेगा कंप्लीट करेगा का फिर इससे रिलीज होगा मीन फ्री होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास चंद यही बेसिक बात ही थी। अब थोड़ा सा ज़रा डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि डेडलॉक के हमारे पास खूबियाँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो डेडलॉक आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अराइज होगा एंड टू पूर कंडीशन होल्ड सिमल्टेनियसली, एक ही टाइम में हमारे पास 4 कंडीशन इस तरह एक ही टाइम में होल्ड हो जाए, वो हमारे पास डेडलॉक बनाता है। तो एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डेडलॉक की ये हो गई। दूसरी क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ जाए, मीन जब हम एक प्रोसेस को एक ही टाइम में यूज़ करते हैं, एक ही रिसोर्स करें, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, इसके बाद आगे जाएंगे एंड डेडलॉक की और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि म्यूचुअल कंडीशन जो है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, ये हमारे पास बहुत होल्ड होगा नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के। जिस तरह एग्जाम्पल कहिए कि एक प्रोसेस जो है ना एक क्रॉस होगा एक प्रिंटर के साथ एक ही टाइम में, अदरवाइज आउटपुट हमारे पास पे जो है ना डिस्टर्ब होंगे। अगर कुछ रिसोर्सेज जो है हमारे पास शेयरेबल हो, जिस तरह रीड ऑनली फाइल हो, सिविल प्रोसेस पे इसमें हम ग्रांट करेंगे रीड ऑनली एक्सेस को के जो फाइल होगा विदाउट इंटरफेयरिंग होंगे एक दूसरे के, या जो डेडलॉक हमारे पास होगा तो वो फिर हम इसमें प्रिवेंट नहीं करेंगे ओनली बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, क्योंकि बाज़ रिसोर्स जो है ना ये हमारे पास इंस्ट्रेंशली नॉन शेयरेबल होते हैं। तो वो तुम्हारे पास जो है क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आ जाता है। सही। अच्छा, अब जो है दूसरा हमारे पास है डेडलॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक, वो हमारे पास है होल्ड एंड वेट। होल्ड हम करेंगे एंड वेट करेंगे। तो क्या है कि प्रोसेस होल्ड एटलीस्ट वन रिसोर्स एज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। कहने का मतलब ये होता है कि हम डेडलॉक में जब इस तरह प्रिवेंट करेंगे, डाइनिंग करेंगे द होल्ड एंड वेट प्रिवेंशंस को, तो ये प्रिवेंशन प्री कंडीशंस को, तो ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं दो तरीक़ों से। एक अप्रोच हमारे पास ये होगा कि जो प्रोसेस होगा जो रिक्वेस्ट करेगा सारे रिसोर्सेज के लिए, तो उसको ज़रूरत होगी एक सिंगल रिक्वेस्ट की प्रोसेस को स्टार्टअप करने के लिए। और इस तरह ये सिस्टम जो है ना फिर ग्रांट नहीं करेगा रिसोर्स के लिए जो लिस्ट इसका आएगा, जब तक कि सारे जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो तब तक मतलब सारे ग्रांट नहीं होते हैं। दूसरा हमारे पास अप्रोच ये है कि इसमें लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है जो अलाउ करेगा एक प्रोसेस को कि वो रिक्वेस्ट कर ले रिसोर्स के लिए उस टाइम जब हम करंटली होल्ड कर रहे हो लेकिन नो रिसोर्सेज के लिए। लेकिन अगर प्रोसेस को ज़रूरत हो एक नए रिसोर्स की, तो ये मस्ट पहले इस सारे रिसोर्सेज से इसको रिलीज़ करेगा, ख़ुद को फ्री करेगा, मीन उसको पहले कंप्लीट करेगा किसी तरीके से, बस उससे ख़ुद को निकालेगा, देन इसके बाद इसके रिक्वेस्ट को हम इसमें वो उसको उठाएगा। तो ये
तो इसमें फिर हमारे पास जो है रिक्वेस्ट हम री अलोकेशंस करते हैं एक रिसोर्सेज के लिए, ये सारी चीज़ें फिर इसमें इंक्लूड होती हैं और ये जस्ट हम इसकी रिलीज़ के लिए करते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। प्रॉब्लम जो हमारे पास इसके रिलेटेड आते हैं तो वो उसमें हमारे पास एक है नॉन प्रेम्पशन हेतु है हमारे पास मीन, ये सारी चीज़ें फिर आएंगी। लेकिन अब प्रॉब्लम पर जाने से पहले थोड़ी सी मैं ज़रा बात कर लूँ कि यहाँ पर हम जो है ना हर इस चीज़ के लिए स्ट्रेटजीज को परफॉर्मेंस के लिए या रिसोर्स यूटिलाइजेशन इश्यूज़ के लिए इसमें फिर हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आप अलोकेट करते हो सारे रिसोर्सेज को द बिगनर ऑफ द प्रोसेस में, तो फिर ये होल्ड करेगा इस रिसोर्स को जब तक कि इसको ज़रूरत नहीं होती, सही है। और ये रिड्यूस भी करेगा, कम करेगा इसके रिसोर्स यूटिलाइजेशंस को। तो ये स्पेशली हमारे पास सीरीज होंगे और ये प्रोसेस जब अगर ये प्रोसेस हम नहीं जानते, इसको मतलब हम नहीं जानते इस रिसोर्स को, जब तक कि हम एक्चुअली इसको हमें इसकी ज़रूरत होती है एजुकेशन के, तो उस तक जो है ना जब तक ये स्टार्ट हो जाए, इस डेटा पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो उस तक हम जो है ना इसको क्या करेंगे, अच्छा फिर ये प्रोसेस जो है ना सारे जो रिसोर्सेज है उसके लिए इसको ज़रूरत होगी कि वो उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे जाते हैं। हमारे पास क्या है कि एक प्रोसेस जिसको बहुत सारे पॉपुलर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जो पेस स्टारवेशन भी हो सकते हैं, उसमें पेस स्टारवेशन से ये, तो इसमें कुछ जो प्रोसेसेस होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों? जब दूसरे प्रोसेसेस हमेशा के लिए कंट्रोल इस रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का करेंगे, तो उसमें फिर हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हम बात कर रहे थे डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें हमारे पास जो मतलब जो और चीज़ें इसमें आती हैं, तो वो हमारे पास जो है नो प्रेम्पशन आता है। नो प्रेम्पशन बेसिकली हमारे पास एक रिसोर्स होता है जो हम कैन बी रिलीज only voluntarily by the process holding it after that process has completed a task। जब तक इसका टास्क पूरा कंप्लीट नहीं होता उस तक ये हमारे पास क्या करेगा, ये रिसोर्स जो है ना होल्ड करेगा प्रोसेस को और वॉलंटरली खुद को यहाँ से आज़ाद करेगा, सही है। तो प्रेम्पशन हमारे पास वो रिसोर्स है जिसका मतलब ये होता है कि जब हम एक रिसोर्स को एक प्रोसेस से लेंगे तो उसके लिए हम वेट करेंगे दूसरे रिसोर्स का, और ये जो है ना फिर हमारे पास किस तरीके से काम करेगा कि इसका काम ऐसा होगा कि प्रोसेस जो है ना रिक्वेस्ट करेगा एक रिसोर्स के लिए जो कि ऑलरेडी इस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, तो बाकी जितने भी वो रिसोर्सेज है ये है क्या करें, हेल्प करेंगे इस रिसोर्सेज का और फिर इसको हम रिलीज़ करेंगे। ये प्रोसेस को हम फिर इस टाइम पर वेट में लेंगे और सारे जितने प्रीवियसली हेल्ड रिसोर्सेज हैं प्लस बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं ये इनके लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि जो एक प्रोसेस है जो कि होल्ड है ऑलरेडी एक टेप ड्राइव को और रिक्वेस्ट कर रहा है एक दूसरे प्रिंटर के लिए, तो क्या है कि अगर जो लाइन प्रिंटर है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाइप ड्राइव जो है ना क्या है एक प्रोसेस में है ऑलरेडी, मतलब एग्जीक्यूशन में है, तो फिर ये वेट करेगा और ये दोनों टाइप ड्राइव जो है ना फिर इनके लिए वेट करेगा। किन किन के लिए वेट करेगा? टाइप ड्राइव के लिए, एन टाइम प्रिंटर के लिए, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता उस तक ये जो है ना वहाँ पर उसके लिए वेट करेगा। अच्छा, तो जब जो प्रोसेस है ये रिक्वेस्ट जो है ना अवेलेबल नहीं है, तो जब तक ये सिस्टम जो है ना मतलब भी सारे प्रोसेसेस को चेक करेगा, होल्ड करेगा इसके रिक्वेस्ट को, रिसोर्सेज को, और वेट करेंगे ज़्यादा रिसोर्सेज का। तो इस केस में ये रिसोर्सेज जो है ना जगह लेगी, वेट करेगा इस प्रोसेस का और फिर अलोकेट करेगी इसको
ये प्रोसेस। लेकिन अगर ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी तो फिर इसके लिए वेट करेगा, और इसी वेट के दौरान कुछ प्रोसेस जो है ना इसकी रिसोर्सेज को लेंगे या रिसीव करेंगे। तो फिर यहाँ इस अप्रोच में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आकर होंगे, और वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एक रिसोर्स जो है प्रेम्प्टेबल है, सही है, अगर आपकी जो है काम कर रहे हो और वो रिसोर्स जो है ना प्रेम्प्टेबल है, तो आप सपोज करेंगे कि जिस तरह एक प्रोसेस है, सही है, मेन प्रोसेस, अब हमारे पास एक प्रिंटर हो गया और उस जो है आउटपुट जो है ना लाइन प्रिंटर पर ले रहा है, जो सही है, और वो वेट कर रहे हैं दूसरे रिसोर्स के लिए पहले इसे कि मतलब वो जो है ना इसका आउटपुट निकाल लें। तो जो लाइन प्रिंटर रियली में क्या होगा, वो विदाउट डिस्टर्बिंग द आउटपुट उसको देगा। अच्छा, इस स्कीम में आप वो जो है ना लीड कर सकते हैं स्टारवेशन को प्रोसेसेस के लिए, जो हमारे पास बहुत सारे पॉपुलर रिसोर्सेस के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज लूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना सारे जो है उसी एक टाइम में अवेलेबल नहीं होते, तो इसमें बाज़ औक़ात बहुत सारे रिसोर्सेज लूज हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास प्रेमिशंस था। अब इसके बाद हमारे पास डेडलॉक है। डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो लास्ट वन आता है वो हमारे पास है सर्कुलर वेट। से सर्कुलर वेट बेसिकली हम सर्कल फॉर्म में ये इस तरह प्रोसेस एंड रिसोर्स की एग्जीक्यूशंस करेंगे, और फिर जो है ना सर्कल फॉर्म में वेट एंड एग्जीक्यूशन सारा कुछ करेंगे। तो क्या होते हैं, थोड़ी सी ज़रा इसकी डिफिनीशंस पर नज़र दौड़ा दें। तो क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए सेट, हमारे पास डिफरेंट सेट्स होते हैं प्रोसेसेस के, P0 P1 अप टू Pn तक से। यहाँ पर P0 लिखे लेकिन ये अप टू Pn तक की बात कर रहा है। ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस, ये सारे वेटिंग प्रोसेसेस हैं, जिस तरह P0 एज वेटिंग फॉर द रिसोर्स डेट इज हेल्ड बाय P1। सही है, P0 एक प्रोसेस है जो कि वेट करेगा एक रिसोर्स के लिए जो कि ऑलरेडी P1 ने उसको मतलब बिजी किया हुआ है। इस तरह P1 जो है वो वेट कर रहा है एक दूसरे रिसोर्स के लिए जो कि ऑलरेडी P2 ने उसको बिजी किया है, और इस तरह P2 दूसरे का। तो इस तरह एक सर्कल के फॉर्म में ये सारा वेटिंग एंड प्रोसेस वाला काम चल रहा होता है। तो इसको हम सर्कुलर वेट कहते हैं। इसको हम सर्कुलर वेट कहते हैं, और इसमें क्या है कि ये वेट करके फॉर रिसोर्स जब तक कि ये हेल्प बाय Pn नहीं होता, एंड फिर P0 इज वेटिंग करेगा एक रिसोर्स के जो कि हेल्प होगा ऑलरेडी P0 मीन Pn के। तो आप देख सकते हैं P0 गोज टू P1 गोज टू P2 गोज टू P अप टू मतलब और बहुत सारे हैं, फिर P0 एंड P0 अगेन Pn गोज टू P0। इस तरह एक सर्कल सा बना रहे हैं, ये हमारे पास सर्कुलर वेट कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब सर्कुलर वेट को थोड़ा सा मैं ज़रा अपने अल्फाज में आपको बता दूँ, आपको क्लियर हो जाए कि जब तक आप प्रिवेंट करेंगे डेडलॉक जो है ना हमारे पास बनाएगा एक सर्कुलर इम्पॉसिबल डेडलॉक को, हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को ले रहा है, प्रिवेंट कर रहा है सर्कुलर वेट, और ये रिसोर्स या टाइप ड्राइव है जो भी रिसोर्स है ये ऑलरेडी असाइन है एक दूसरे प्रोसेसेस को। तो ये प्रोसेस जो है ना हम जो है क्या करेंगे, एक रिसोर्स को इंक्रीज़ करेंगे इसके नंबर्स को, रिसोर्स के नंबर्स को, एंड इस तरह मतलब इनको असाइन करेंगे। तो यहाँ पर सपोज करते एक टाइप ड्राइव है नंबर 1, सही है, डिस्क ड्राइव है, एंड नंबर 5 और प्रिंटर है नंबर 12। तो एक प्रोसेस जो है ना वेट 1 चाहता है कि वो रीड कर ले डिस्क ड्राइव को और प्रिंट आउट कर ले द रिज़ल्ट। तो ये पहले इनको ज़रूरत होगी कि ये अलोकेट करेगा डिस्क ड्राइव को प्रिंट, फिर उसमें प्रिंट करेगा, सही है, और ये जो है ना हमारे पास प्रिवेंट करेगा इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में। तो जब इसके साथ हमारे पास हम इसको करेंगे तो इनके साथ एक प्रॉब्लम अकर होता है,
और वो प्रॉब्लम जो है ना इस अप्रोच में क्या होता है कि जब हम रिसोर्स नंबरिंग देते हैं प्रूव करने के लिए आर्बिट्री या इनकन्वीनियंस के लिए, तो ये हमारे पास बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होगा। मतलब इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास नेचुरल तरीके से ये नंबरिंग रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि प्रोसेस जो है जनरली हम यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस से, इससे पहले हम आउटपुट पर डिवाइस पर जाते हैं। पहले हम इनपुट डिवाइस को यूज़ करेंगे ना, तभी हम आउटपुट डिवाइस पर जाएंगे। ओके, यहाँ तो क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा, अभी हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को डिस्कस करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बेसिकली होता क्या है? तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक हमारे पास एल्गोरिथम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अवॉइड डेडलॉक के लिए है। और ये एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के लिए भी, और जो कि इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास एक न्यू एज का मीन जिसको हम कहते हैं क्लेम एजेस। और ये क्लेम एजेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको शो करने के लिए कि जो प्रोसेस है जिसका हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक रिसोर्स के लिए एक फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हम जब रिप्रेजेंट करेंगे बाय डैशेस लाइन, जब हम एक प्रोसेस जो है हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा एक रिसोर्स को, तो इस चीज़ को जो है डैशेस लाइन जो है ना ये कन्वर्ट करता है हमारा ये असाइनमेंट एजेस एक सॉलिड लाइन में। और ये हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रिसोर्स होता है जो कि अलोकेटेड होती है एक प्रोसेस को। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में बेसिकली हम इन सारी चीज़ों की जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या चीज़ रिप्रेजेंट होता है, और ग्राफ में आप लोग उनके लिए कौन कौन से सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों के करने के बाद जब ये प्रोसेस जो है ना हमारे पास रिलीज हो जाए इस रिसोर्स से, और हम उसको असाइन करते हैं एज अगेन और कन्वर्ट करते हैं इसको क्लेम एज में। तो सारे जो क्लेम एजेस होते हैं एक प्रोसेस के, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ में। तो इसके लिए हमारे पास नॉलेज की ज़रूरत होगी, जितने भी रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोसेसेस में। इससे पहले कि हम इसको एग्जीक्यूट कर लें, इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दें, तो मीन ये सारी चीज़ें हमने पहले जानी है कि प्रोसेस क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो फ्लो का जो सिंबल है ये क्या होता है। तो पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। जब आप एक प्रोसेस को रिक्वेस्ट करते हो, एक प्रोसेस जो है ना हम रिक्वेस्ट करते हैं एक रिसोर्स का, तो उसमें फिर हम अलोकेट करते हैं सिर्फ एक ही, अगर ये कन्वर्टेड हो ये रिक्वेस्ट एज में, असाइनमेंट एज में, जो कि डज नॉट एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास ग्राफ में फिर वो नहीं होगा। लेकिन अगर नो सर्कल हमारे पास फॉर्म हो जाए, तो ये मतलब सर्कल की फॉर्म में ना नहीं हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ना हमारे पास सेफ स्टेट में है, और ये रिसोर्स जो है ना हम इसको अलोकेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल सा बन रहा है, तो फिर हम इंटर करेंगे इसको अनसेफ स्टेट में, सही है। और इसमें ये प्रोसेस जो है ना फिर हमारे पास रिसोर्सेज के लिए वेट करेंगे। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है कि सेट ऑफ द वर्टिसेस जिसको हम एजेस कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से, एंड ए सेट ऑफ एजेस वी से। बाजू जो है उसको हम वर्टिसेस वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास जितने भी एजेस होते हैं उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वी होता है ये पार्टीशंस होता है, डिवाइडेड होता है इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास प्रोसेस होता है, दूसरा हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज। प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे, एक प्रोसेस नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसा P इक्वल है P1 P2 अप टू Pn, सही है। और रिसोर्सेज भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक से लेकर R ऑफ M तक।
अब जो एजेस है मीन जो रिक्वेस्ट एज है या असाइनमेंट एजेस हैं, तो वो हम क्या कहें कि रिक्वेस्ट एजेस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि जिस तरह एक प्रोसेस है, एक रिसोर्सेज है, और जब प्रोसेस से हम फ्लो रिसोर्स की तरफ करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिक्वेस्ट एज है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है ना इस रिसोर्स से को रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ आ रही है? अच्छा, अब असाइनमेंट क्या है? जब वो मतलब P1 जो है ना रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा, तो जब रिसोर्स P1 को क्या रिस्पॉन्स देगा उसको हम असाइनमेंट एजेस में वो करेंगे। तो देख लें कि RJ जो रिसोर्स है वो फिर हमारे पास असाइन है, मीन वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है P प्रोसेस I को, तो इसको हम असाइनमेंट एजेस कहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जो और बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास इस सिंबल के हैं। प्रोसेस हम बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब उसको हम एक सिंबल के थ्रू जो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस के लिए ये सर्कल का जो साइन होगा, सिंबल होगा, इससे हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सही है? और जो हमारे पास इस तरह क्या होगा, जिस तरह एक रेक्टेंगल शेप होगा, सही है, और इसमें मीन पेयर हमारे पास 4 इंस्टेंट होंगे, तो ये हमारे पास रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिसोर्स टाइप है विद 4 इंस्टेंट, मीन रेक्टेंगल फॉर्म में जो भी हो उसको हम रिसोर्सेज कहेंगे। और अब इसमें हमारे पास 4 इंस्टेंट है। अब PI रिक्वेस्ट करता है इंस्टेंट ऑफ RJ को, मीन प्रोसेस जो है ना रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं PIN, इसको मतलब ये स्क्वायर वाली जो सिंबल है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे कि प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट इसका जो रिस्पॉन्स देंगे तो आप देखते हैं कि PI इज होल्डिंग एन इंस्टेंट ऑफ RJ। सही है? तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास इस ग्राफ का है, तो आप देख लें। इसमें ये सारे अभी हमने जो बात कर ली कि रिसोर्स एंड प्रोसेस, वह तो समझ आ चुका होगा। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर हमारे पास P1, P2, P3 मीन 3 प्रोसेसेस हैं, और R1, R2 एंड R3 रिसोर्सेस हैं। अब देख लें P1 गोज़ टू R1 है, तो यहाँ पर P1 जो है ना रिसोर्स 1 से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिसोर्स 1 ऑलरेडी जो है ना किस में इंगेज है, वो P2 में इंगेज है, मीन उसका प्रोसेस कर रही है। इस तरह P2 जो है ना R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R3 जो है रिसोर्स 3 जो है ऑलरेडी प्रोसेस 3 ने उसको बिजी किया है, उसको प्रोसेस कर रही है। तो जब ये P3 वाला कंप्लीट हो जा तभी फिर वो P2 को मीन काम करेगा। और जिस तरह आप देख लें कि हमारे पास ये प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 R2 जो है ना इसने इसको बिजी किए हुए हैं। सही है? और इसके अलावा आप नीचे देखते एक हमारे पास R4 भी है ना, जो किसी ने मतलब कोई भी इसको ना रिक्वेस्ट है ना इसने किसी को कुछ असाइन किया है। अच्छा, तो हमारे पास ग्राफ है। अच्छा, जो पिछला हमने वो देखा था तो हमारे पास जो है ग्राफ नहीं था, मतलब उसमें डेडलॉक नहीं था। अब जो है ये वाला ग्राफ, इसमें हमारे पास डेडलॉक है। अब देखें कि P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R1 ऑलरेडी P2 ने इसको बिजी किया है। इस तरह हमारे पास P2 ने R3 को रिक्वेस्ट किया, R3 ऑलरेडी P3 में बिजी है, और P3 ने R2 को रिक्वेस्ट किया है, जो कि R2 ऑलरेडी P1 एंड P2 के लिए बिजी है। समझ आ रही? अगर इनमें से कोई एक जो है ना इस R4 को करता तो हो सकता है डेडलॉक की कुछ ना कुछ वो बात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से है। अच्छा, फिर है आप देख सकते हैं ग्राफ है विद साइकिल
बट नो डेडलॉक। साइकिल बनाए हैं लेकिन इसमें कोई डेडलॉक नहीं। तो P1 रिक्वेस्ट करता है R1 को, जो कि ऑलरेडी P2 ने उसको वो किया है, लेकिन वो कंप्लीट होगा तो फिर ये R1 मतलब जो है किसी दूसरे को असाइन हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोसेस 3 है, उसने जो है प्रोसेस रिक्वेस्ट किया है R2 को, जो कि ऑलरेडी P3 जो है ना ऑलरेडी मतलब रिसोर्स उसको असाइन हुआ है, R1 ने भी किए है। और यहाँ पर R2 जो है ना उसने P1 को बिजी किया है एंड इस तरह P4 की भी बिजी किया होता है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है साइकिल फॉर्म में, लेकिन डेडलॉक इसमें नहीं है। अच्छा, फिर बेसिक थोड़ी सी ज़रा फैक्ट्स को स्टडी करते हैं कि अगर ग्राफ हमारे पास मुश्तमिल हो, नो साइकिल मीन इसमें कोई साइकिल ना हो, तो फिर उसमें हमारे पास कोई डेडलॉक नहीं होगा। समझ आ रही है? अब पिछले वाले में आपके पास जो है एक साइकिल है लेकिन डेडलॉक भी नहीं है, सही है। और इसमें है कि अगर एक ग्राफ हो और उसमें हमारे पास कोई साइकिल नहीं तो मीन उसमें कोई डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राफ है और उसमें एक साइकिल है तो फिर क्या है कि अगर एक इंस्टेंट पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक, सही है। अगर एक ही इंस्टेंट जो है ना एक रिसोर्स हो तो फिर उसमें डेडलॉक होगा। मीन एक रिसोर्स बहुत सारे प्रोसेस उसको वो कर ले तो फिर इसमें डेडलॉक होते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे इंस्टेंट हो पर रिसोर्स के लिए बहुत सारे इंस्टेंट टाइप हो तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ द डेडलॉक है। अच्छा, अब ज़रा इस लेक्चर्स का खुलासा करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ स्टडी कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो है प्रीवियस वाले चैप्टर्स का थोड़ा सा खुलासा किया था कि मॉनिटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस क्या होता है, या हमारे पास मॉनिटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम क्या होता है, इसके एल्गोरिथम्स को स्टडी किया था, इसका काम क्या होता है। इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट किया था डेडलॉक का। डेडलॉक होता क्या है, किस तरह अकर होता है, तो ये इसके मीन बेसिक और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, या सिस्टम मॉडल क्या होते हैं, या डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। एंड इसके साथ ही हमारे पास क्या है द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई इशू हो या तो कुछ, फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।